हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बारे में जिसको हर कोई तकरीबन कमेंट कर रहा है, और वो है जावेद अख्तर वर्सेस मुफ्ती शमेल की जो डिबेट की है ललन टॉक ने जो करवाई है। और डिबेट ऑब्वियसली हम सबको पता है, डज गॉड एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली चूंकि जावेद अख्तर साहब एथियस्ट है, उनका जो डिबेट पॉइंट्स थे वो अकॉर्डिंगली थे। मुफ्ती साहब ने जो पॉइंट के सामने रखे वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑब्वियसली इन द फेवर ऑफ गॉड थे। अच्छा, ये जो डिबेट हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर उसके टुकड़े जो है वो आने लग गए, एंड एवरीबडी स्टार्टेड बैंटरिंग के जावेद अख्तर साहब ने क्या किया, हमारी तो बड़ी उम्मीदें थी उनसे और वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए एंड ऑल दैट सारा। अच्छा, अब हम दोनों इस पर बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ ही ताबान जफर मौजूद है कि what happened in this debate and what is his opinion about, even if he has to say something about does God exist or doesn't exist or whatever। तो जनाब ताबान, क्या सीन है? देखो, एक तो शुमैल नहीं है, वो है मुफ्ती शुमाइल नदवी। मुफ्ती या शुमाइल नदवी शुमाइल। बड़े बड़े पर्टिकुलर आदमी है, चीजों को बहुत वो ध्यान से देखते हैं और बयान करते हैं, तो आप भी जरा मुहतात रहिए। अच्छा, एक तो ये है कि मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने दिखाया कि वो ज्यादा मरबूत है। उनके जो बयानिया था या जो भी उसके दलाइल थे उसमें एक तरतीब थी। मतलब ज़ाहिर है वो पीएचडी स्कॉलर हैं, तो उन्होंने बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी तैयारी की थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो अपने थीसिस को डिफेंड करने आए हैं यहाँ। तो इसलिए एक तो ये बात वहाँ नुमाया रही। दूसरी बात ये है कि मुफ्ती साहब को जावेद अख्तर साहब के सारे दलाइल को पता था। मतलब जावेद अख्तर साहब पिछले 15 साल से इसी मौजूद पर बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल से, और मैं भी बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ 3-4 साल से। वो यही बातें करते हैं, वो उनके पास सारे यही दलाइल है। मिसाल के तौर पे खैर शद्दा की जो एक क्लासिकल दलील है कि अगर खुदा है तो वो जो दुनिया में बुराइयां और रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, तो वो उनको रोकता क्यों नहीं है। मतलब इस तरह के बहुत सारे उनके पास जो दलाइल हैं वो मुफ्ती साहब को पता थे, और मुफ्ती साहब ने अपनी शुरू की तकरीर, जो स्टार्टिंग तकरीर थी, उसमें ये सारी बातें बता दी थी कि भाई आप ये कहेंगे, आप ये कहेंगे, आप इमोशनल दलाइल देंगे, आप गजा का जिक्र करेंगे। और वो जावेद अख्तर ने किया, क्योंकि उनके पास ये सारी बातें थी। तो मुफ्ती साहब पूरे तैयार बैठे थे कि इन्होंने क्या बातें करनी है। जावेद अख्तर साहब वो इसको ऐसे ही ले रहे थे जैसे वो नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और वो इन मौजूआत पे बात कर रहे होते, जिसमें अमूमन सामने से कोई इनको ज्यादा कंफर्ट नहीं कर रहा होता, और अमूमन जो ऑडियंस होते हैं वो उनको ले रहे होते हैं और उनकी बात को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो जावेद अख्तर साहब को नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे। मुफ्ती साहब का अंदाज जारहाना भी था और एक खास मनाजराना अंदाज भी था। मनाजराना हम्म। अंदाज ये होता है कि सामने वाले की छोटी छोटी सी बातों को पकड़े, या चलो वो मैं हम्म। छोटी कह रहा हूँ, उनके लिए ज़ाहिर है छोटी नहीं होंगी, लेकिन वो बातों को पकड़े। मिसाल के तौर पर उन्होंने वो वाली बात पकड़ी थी जब जावेद अख्तर ने कहा कि भाई अक्सरियत का फैसला होना चाहिए, तो उन्होंने कहा अच्छा जी, जर्मनी में फाशिज्म हो रही थी तो वो अक्सरियत का फैसला आप मानेंगे। जावेद साहब ने कहा कि नहीं नहीं, उस वक्त वर्ल्ड की जो अक्सरियत थी वो क्या कह रही थी। तो जावेद अख्तर साहब जवाब में उन्होंने ये कहा अच्छा, तो वर्ल्ड की अक्सरियत तो खुदा को मानती है, आप क्यों नहीं मानते। तो यहाँ जावेद अख्तर साहब बिल्कुल सुन्न हो गए ना, उनको कोई जवाब नहीं सूझा। हालांकि हाँ। एक जवाब इसका ये हो सकता था कि ठीक है, वर्ल्ड की अक्सरियत तो क्रिश्चियन है, तो फिर आप क्रिश्चियन गॉड को माने। ये जवाब हो सकता था, लेकिन जावेद अख्तर साहब जहनी तौर पर तैयार नहीं थे। फिर जावेद अख्तर साहब को ये भी नहीं पता था कि वो मुनाजराना अंदाज क्या होता है। उसमें कभी कभार तफरीह भी की जाती है, कभी कभार चुटकुले छोड़े जाते हैं, कभी कभार आपसे इस तरह का अटैक किया जाता है कि आप थोड़े से डिफेंसिव हो जाए। बैकफुट पे मिसाल चले के जाए तौर यार पर यार। उन्होंने जावेद अख्तर साहब की पहली तकरीर के जवाब में कहा, स्टार्ट उन्होंने इस तरह किया कि हम जावेद साहब की तकरीर से महजूज हुए। महजूज होने का क्या मतलब है भाई, हम लुत्फानंदोज हुए, हमने इंजॉय किया। मतलब ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बच्चे की बात से महजूज होते हैं, आप उसको बुली कर रहे सीरियस हैं नहीं होते। बेसिकली, आप किसी को एग्जैक्टली, बुली कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब मैं आपकी बातों को बचकाना समझ लूँ। अच्छा, मुफ्ती साहब ने हम्म। बाकायदा बचकाना का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, बल्कि बचकाना नहीं, उन्होंने बचकाना कहा। तो वो मदरसे के पढ़े हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि बचकाना नहीं है कि बचकाना है। तो उन्होंने एक जी मौके जी पे जी। इस्तेमाल किया। तो उन्होंने जिस सोच के साथ वो आए थे, वो उन्होंने पूरी तरह अपनी सोच रखी। बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, तो कहना आखिरी बात ये है कि मुफ्ती साहब में एक ज़ाहिर है एक जवान आदमी थे, उनमें एक ताजगी थी, एक तवानाई थी, एक मजहबी जोश था। तो वो जो बातें रख रहे थे उसके पीछे ये सारी चीजें थी।
जावेद साहब कई मौकों पे जरा थके-थके से नज़र आए। एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि जावेद साहब के जितने भी नुक्ते थे ना वो सारे पुराने थे। वो इन सारों पे कई बार बात कर चुके हैं, ये बातें इसी अंदाज में कह चुके, तो थोड़ा बोर भी हो रहे थे। मैं अगर अपनी ही बातें दोहराऊँगा, बार-बार दोहराऊँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा ना उससे। और जवाब में मुफ्ती साहब शायद पहले ही तो उनको एक स्टेज मिला था ऐसा, तो पूरे जोश और खरोश से वो बात कर रहे थे। तो ये दोनों में हमें वाज़ेह डिफरेंस तो नज़र आया। हुँ। अच्छा देखो मैं इसको ऑब्वियसली मैं भी वो डिबेट 2 दफ़ा तो मैंने भी वो डिबेट देखी है जस्ट टू बिकॉज़ कोई भी डिबेट या कोई भी कन्वर्सेशन जब आप पहले देखते हो तो आपके ऊपर एक इंप्रेशन क्रिएट करती है, बट व्हेन यू वॉच इट अगेन देन आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी थोड़ी-सी समझ आने लगती है। सो आई वॉच्ड दैट डिबेट ट्वाइस। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डिबेट में मुझे नहीं लगा कि जावेद अख्तर साहब हार गए और मुफ्ती साहब जीत गए। एक तो ये। दूसरी चीज़ ये हुई उसकी कि जिन लोगों को आप देख रहे हैं इसके ऊपर तबसरा करते हुए सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम पर तो एक ख़ास किस्म का तबसरा चल रहा है क्योंकि उस पे 1 मिनट की रील बननी होती है, 1.5 मिनट की रील बननी होती है, तो लोग अपना सही है। आइडिया दे देते हैं। अब देखिए मुफ्ती शुमाइल से जावेद अख्तर साहब ज़्यादा फेमस हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी जावेद अख्तर साहब से ज़्यादा थी। अब लोग ज़्यादातर जावेद अख्तर साहब के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने इतनी सारी यूट्यूब के ऊपर रील्स देखी यही मुफ्ती शुमाइल की और जावेद की डिबेट की, लेकिन एक भी डिबेट में आप देखें कि जावेद अख्तर का काउंटर बहुत कम है। मतलब जो रील्स आ रही है ना, उन सारी रील्स में मुफ्ती शुमैल की ही निकली हुई वो रील्स हैं जो उन्होंने बातें की, तो अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट तो सोशल मीडिया पे आपको दिखेगा ही नहीं। अब ऑब्वियसली मुफ्ती शुमाइल को जो बैक करने वाले लोग हैं वो उस कॉन्वर्सेशन में से वो छोटी छोटी मुफ्ती शुमाइल के आर्गुमेंट्स निकाल निकाल के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो लोगों एग्ज़ैक्टली। को ये लग रहा है ओ माय गॉड जावेद अख्तर साहब हार गए ये डिबेट। अब चूंकि जावेद अख्तर साहब का ऑरा ज्यादा बड़ा था, वो ज्यादा फेमस थे, उनको ज्यादा लोग जानते हैं, सबको पता है कि वो एथियस्ट हैं, उनके आर्ग्यूमेंट से सब वाकिफ हैं और कन्विंस्ड हैं उनके आर्ग्यूमेंट से, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं ना वो कन्विंस्ड हैं उनके आर्ग्यूमेंट से। तो वो सोच रहे थे कि मुफ्ती साहब को तो जावेद अख्तर साहब धो डालेंगे। मुफ्ती साहब क्या चीज है, क्योंकि मुफ्ती साहब को वो जानते नहीं थे। अब जावेद अख्तर साहब ने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भी 70 से ऊपर साल की उम्र की होंगी तो मैं भी उतनी ताकत से वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर साहब का आर्ग्यूमेंट पे भी मैं बाद में आऊंगी, जो ड्रॉबैक हुआ जावेद अख्तर साहब का, वो ये कि वो अपने पॉइंट्स लिख नहीं रहे थे कि जो उनको आर्ग्यूमेंट में जवाब में कहना है। ऐसा हो ही नहीं सकते। मैं बहुत अरसे से जावेद अख्तर की इस एथियस्ट यू नो वे ऑफ थिंकिंग को या उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट एन एथियस्ट कंप्लीटली, लेकिन मैं उनके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट समझ सकती हूँ, बीइंग अ डिबेटर माई सेल्फ, राइट। सो वो नोट नहीं कर रहे थे, वो जब जाते थे काउंटर पर और फिर जब वो वॉशरूम पर बात करना चाह रहे होते थे तो वो हाफ ऑफ द थिंग्स वो भूल जाते थे कि उन्होंने उसने क्या बोला है और उसका उन्होंने जवाब देना है। बेसिकली तो आपने जवाब देना है, लेकिन वो नहीं दे पा रहे थे। जो काउंटर अटैक वाली बात थी जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, जब दोनों बैठकर एक दूसरे से सवाल और जवाब कर रहे थे, काउंटर क्वेश्चनिंग जो हो रही थी उसमें, आई पर्सनली फील के इट वाज मोर ऑफ लाइक कि बहुत सारी बातों का जवाब जावेद अख्तर साहब दे चुके थे। इट वॉज नॉट कि वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वो टर्म्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जो मुफ्ती शुमाइल कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जो बार बार होता रहा कंटिंजेंट आर्ग्यूमेंट, कंटिंजेंट, अरे भाई वो उसका जवाब दे चुका है, वो 100 दफा उसका जवाब दे चुका है, लेकिन वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारा कंटिंजेंट आर्ग्यूमेंट क्या है, व्हाट इज कंटिंजेंट। तो वो उसको कहकर तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, लेकिन वो 100 दफा ये कह रहा है कि भाई किसी के होने से, किसी किसी के एक्शन से मजीद जवाब में एक्शन नहीं। अगर एक बॉल है तो उसको किसी ने बनाया होगा, ये एक कंटिंजेंट आर्ग्यूमेंट है और हम इसके ऊपर बिलीव करके ये समझते हैं कि जी गॉड एग्जिस्ट करता है, तो वो बोल रहा है कि भाई ठीक है मुझे दिखा दो। अगर कोई चीज हो रही है और उसकी वजह से उसके पीछे तुम ये कह रहे हो कि खुदा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ है, मुझे दिखा दो। यू नो अच्छा, ये अगर कंटिंजेंट आर्गुमेंट जो है ना, ये तो एक मैंने भी इसको दोबारा से पढ़ा है, ये तो एक क्लासिकल एक आर्गुमेंट है जो मतलब जो क्रिश्चियन इल्मुल कलाम कह लो,
फलसफे के मुकाबले में आप जो बात करते हैं, वो क्रिश्चियनिटी में भी यही दलाइल दिए जाते हैं, गालिबन वो कभी यूनान में भी ये दलाइल दिए जाते हैं, अफलातून और अरस्तू में भी इस तरह की बात की है। ये कोई इस्लाम ने किसी खास मजहब में ये कंटेंजेंट आर्ग्यूमेंट की बात नहीं थी। जो भी गॉड को एक्सेप्ट करते हैं जो मज़ाहिब, वो यही बात करते हैं कि यार हर चीज किसी एक कॉज की वजह से बनी है, या हर चीज की और पे मुनहसर है, तो कोई ऐसी ज़ात होनी चाहिए जो किसी भी चीज़ पे मुनहसर ना हो। मतलब इसकी एक साजिश दलील तो ये हो सकती है कि अगर आप ये समझते हैं कि यार किसी चीज़ को लाज़मी होना चाहिए, तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो होगा भी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये तसव्वुर कर लूँ कि यार मेरी जेब में 10 का नोट लाज़मी होना चाहिए, तो वो 10 के नोट की खुसूसियात तो वही होंगी ना जो आम 10 के नोट की होती हैं। लेकिन इससे ये थोड़ी लाज़िम आता है कि वो 10 के नोट हो भी मेरी जेब में। तो आई कंटिंजेंट थिंक यही आर्ग्यूमेंट आई तो थिंक ये है कि जावेद उसको अख्तर का लाज़मी यही होना चाहिए। काउंटर होना चाहिए था। आई थिंक जावेद अख्तर का यही काउंटर होना चाहिए था, रिस्पॉन्स होना चाहिए था कि भाई अगर कोई चीज है तो मुझे दिख जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं दिख रही तो वो चीज नहीं है। अब हाँ, क्योंकि वो ये कह रहा था कि आप लॉजिक पे बात करें, आप एविडेंस पे बात करें। जो उनका हाँ, फेथ एंड बिलीफ वाला भी अटैक था जावेद अख्तर का, वो बहुत स्ट्रांग था, बट देन ही डिडंट। मुझे कंप्लीटली ऐसा लगा कि ही जस्ट इज एन ओल्ड पर्सन जिसको याद नहीं रह रही चीजें, हाफ ऑफ द टाइम हिज हैंड्स वर शेकिंग, सो आई पर्सनली थिंक। और एक चीज, वो बैकफुट पे भी जा रहे थे क्योंकि वो उन्हें कॉन्स्टेंटली अटैक कंटिंजेंट कर रहा था, आर्ग्यूमेंट तो भी वो खत्म थोड़े हो से, गया। हाँ 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 हाँ, तो वो थोड़े से ना क्या कहते हैं, माइंड बॉगल हो जाता है आपका, वो भी हो रहा था। लेकिन पूरी डिबेट 2 दफा देखने के बाद मुझे एक भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम और मैं डिबेट कर रहे हो और मैं तुम्हें हैमर करना शुरू कर दूं, लेकिन तुम मेरे जवाब में मेरे तुम्हारे आर्ग्यूमेंट को हैमर नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले पर साइकोलॉजिकल असर ये पड़ेगा कि यार इसने जवाब नहीं दिया। नो, बट मैंने 3 दफा, तकरीबन 3 दफा, यूं कह लो कि 2 दफा तो मैंने डिबेट देखी, और फिर उसके बाद सिर्फ मैंने जावेद अख्तर के आर्ग्यूमेंट्स अलग करके देखे कि यार ये लिख के जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। जावेद अख्तर ने बगैर कोट, मतलब लाइक आर्ग्यूमेंट को हैमर किए हुए उसने सारी बातों के जवाब दिए हैं। लेकिन चूंकि वो स्पेसिफिक अंग्रेजी की टर्म्स यूज कर रहा था और जावेद अख्तर साहब एक कॉन्वर्सेटिंग वे में बात कर रहे थे, तो देखने वाले को लग रहा था कि ये क्या हुआ। बहुत बार लोगों ने उसको टुकड़ों में देखा, तो लोगों को ये लगा ही नहीं कि जावेद अख्तर साहब कब फनी थे। जावेद अख्तर साहब की बातें ज्यादा फनी थी, ज्यादा कैजुअल थी, मुझे उनकी बातें सुनने में ज्यादा मजा आ रहा था। देयर वाज अ टाइम, क्योंकि वो 2 घंटे की डिबेट है और एक बंदा मेरे जैसा जो 2.5 दफा तकरीबन वो डिबेट देख रहा है, मैं शुमाइल से इरिटेट हो रही थी कि भाई लड़ क्यों रहा है, आराम से बात करना है यार, तो वो ऐसा भी मुझे फील हुआ, नहीं, वो नॉट दैट। लड़ नहीं रहा था, लड़ नहीं रहा था। आई ये नो, एक आई नो मुनाजराना वो लड़ ये नहीं एक रहा था। मुनाजराना या खतीबाना अंदाज होता है आई जब आप अंडरस्टैंड दिखाने की दैट, मैं कोशिश करते हैं ना। डिसएग्री नहीं कर रही ये इस बात जावेद से। साहब को इसका इसकी हवा भी नहीं लगी थी, उनको ये आइडिया भी नहीं था। वो एक पब्लिक टॉक के आदमी है, वो मनाजरे के आदमी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता मुझे था कि नहीं मनाजरे लगता कि की उनको आइडिया नहीं था कि वो ये नहीं नहीं, नहीं, मुझे नहीं नहीं, लगता कि उनको मनाज़िर के आइडिया वो नहीं था। कुछ मुझे बारीक नुकात होते हैं ना, जिस तरह मैंने तुम्हें अभी बताया कि हम छोटी-छोटी सी बातों को पकड़ते हैं। तुमने देखा होगा शुमाइल जब अपनी स्पीच शुरू करता था, तो वो जावेद साहब की एक-एक, दो-दो बातों को पकड़ता था और उसके ऊपर हम्म, अपना आर्गुमेंट देने की कोशिश करता था। तो वो एब्सोल्युटली। बिल्कुल तुम्हारी बात सही है कि जावेद साहब कुछ नोट नहीं कर रहे थे, वो नोट कर रहा था और जो बातें उसको समझ में आ रही थी या जहाँ उसके ख्याल में उसका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग था, उसका जवाब दे रहा था। जहाँ उसका नहीं था, वो उसको छोड़ रहा था, वो उसको स्किप कर रहा था। एब्सोल्युटली। उसने सारे सवालों के जवाब नहीं दिए। एक बात और भी थी कि जावेद साहब जो थे वो विजडम दे रहे थे आपको, वो नॉलेज दे रहे थे और वो आपको नॉलेज दे रहा था। मतलब वो फलसफियाना टर्म इस्तेमाल कर रहा था, जैसे अभी बात हुई तो वो कंटेंजेंट की बात कर रहा था, या वो जो इंफिनिटी वाली बात है कि विगरस इंफिनिटी, कि भाई इंफिनिटी कहाँ तक जाएगी, वो बात कर रहा था। तो जावेद साहब को उन चीजों की समझ थी, लेकिन उनको इस्तेलाहात की इस तरह की समझ नहीं नो, थी, बट उन्होंने नहीं एक्चुअली पढ़ी ही थी, क्योंकि वो रिस्पॉन्डेड टू दैट, फलसफी ही नहीं है, वो सेड, शायर और देखो, अदीब है। तो उनको ये नहीं पता नहीं था और ये ऐसी नहीं पामाल छुटा नहीं बात है तामान, ऐसा कि पता नहीं नहीं हुआ। कितने साल से। हाँ। अच्छा देखिए, मैं क्यों कह रही हूँ कैसा नहीं हुआ। व्हेन ही सेड ना कि टाइम तो खुदा से है, टाइम खुदा बना तो टाइम आया, क्योंकि यूनिवर्स उसके बाद बनी। तो तो फिर उसने ये बोला कि भाई जब आप ये बोलेंगे कि खुदा हमेशा से है, तो हमेशा वक्त है ना, एग्जैक्टली, हमेशा का यू मतलब नो क्या है? सो। हाँ, हमेशा कम, ही हैड एन आर्ग्यूमेंट, लेकिन देखो ही डिडंट हैव द टोन। तो सामने वाले पर असर क्या हो रहा है। मैं वही बार बार एक बात कर रही हूँ कि भाई ही डिड गिव एवरी आर्ग्यूमेंट दैट ही हैड टू गिव, फिलोसॉफिकल, नॉन फिलोसॉफिकल, विजडम बेस्ड और नॉलेज बेस्ड, बट आप पे असर क्या हो रहा है।
जब आप उस डिबेट को 5 से 6 दफा और देखेंगे ना, आपको जावेद अख्तर साहब ऊपर दिखने लगेंगे और वो नीचे दिखने लगेगा। एग्जैक्टली, मतलब ये सही हम है अभी। मशवरा भी देंगे कि भाई इसको कम से कम 3 दफा देखें, तब आपको जावेद साहब के पहलू समझ में आएगा। दूसरी हाँ बात हाँ ये हाँ कि आपने शुरू में 3-4 उससे शर्तें रखी, उनमें से एक ये थी कि साइंस से बात नहीं की जाएगी। अबे भाई, साइंस तो बुनियादी इल्म है ना। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, साइंस है, मेरे इर्द गिर्द दीवार है, पंखा है, लाइट है, कुछ कोई चीज है, ये बस ग्लास है, ये भी साइंस है। मुझे साइंस चीजों को समझा रही है। साइंस एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज का भाई। तो साइंस को आपने कैसे एक तरफ कर दिया कि आप साइंस से बात नहीं करेंगे? वो जो गॉड ऑफ गैप्स वाली बात है, वो तो साइंस की समझाइए ना यार। मतलब पहले तो आप सूरज को भी खुदा मानते थे ना, कि अच्छा सूरज तो समंदर में डूब गया। आप सितारों को मानते थे, आप जितने भी चीजें हैं उनको आप खुदा मानते थे। तो साइंस ने आपको समझाया है कि ये खुदा नहीं है। फिर आप ये तो कह रहे हैं कि मैं वही को एक सोर्स ऑफ नॉलेज समझता हूँ। तो भाई आप साइंस को क्यों नहीं समझते? अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जावेद साहब को भी इसमें जरा सुकून समझ में आया। उन्होंने पहले ही कह दिया कि मुझे साइंस वाइंस तो आती नहीं। फिर जावेद साहब ने आगे मैथ का भी अपना बता दिया कि वो कितने कमजोर थे मैथ में। भाई आप कायनात को मैथ के बगैर कैसे समझ सकते हैं? ये सैयारे जो घूम रहे हैं, जिस एंगल पे घूम रहे हैं, जिस स्पीड पे घूम रहे हैं, ये सारा मैथ ही तो है। सितारे चमक रहे हैं, किस तरह से चमक रहे हैं, किस तरह नहीं चमक रहे हैं, ये साइंस ही तो है। मतलब पाइथागोरस तो ये कहता है कि मैं मैथ के जरिए पूरी दुनिया को समझा सकता हूँ, कायनात को समझा सकता हूँ कि कायनात क्या है। एब्सोल्युटली। और आपने इसका जो नॉलेज ऑफ सोर्स हटा दिया और आप कह रहे हैं कि मैं लॉजिक पे बात करूंगा। भाई लॉजिक भी तो इंसान ने ही बनाई है, मतलब लॉजिक किसी भाई में तो नहीं आई। नहीं, आप इसका कह जवाब रहे हैं ये दिया। बात, आप कह रहे हैं ये जवाब। बात कि कुरान जो है वो कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसमें आपको डायनासोर का जिक्र मिले। कुरान में तो आपको इंसानों की अखलाकियात सिखाई गई है। तो जावेद साहब ये मुझे बताना कि भाई फिर कुरान में शहद की मक्खी का जिक्र क्यों है? फिर कुरान में घोड़े का जिक्र क्यों है? चलो मैं कुरान नहीं कहता, मजहबी स्पिरिट में ये जिक्र क्यों है? क्या वो जोग्राफी की किताब है जो उसके अंदर जमीन का जिक्र है और मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र है? तो भाई ये सब बातें जावेद साहब को जहन में नहीं आई, जो कि एक मुमकिन राइट। दलील हो सकती थी। या बट आई स्टिल फील कि जावेद अख्तर साहब को बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए था। वो कि क्यों मैं साइंसी दलील नहीं दूंगा? भाई मैं साइंसी दलील दूंगा। बिग बैंग एग्जिस्टेंट है, बिग बैंग का एक लॉजिक है। दूसरी चीज ये है कि हर चीज सेल से क्रिएट होती है। तो आप वो सेल जो है वो खुद से जगह बना लेते हैं। आई मीन आज आप बीज बोए या ना बोए, कोई कीड़ा है वो उन मतलब पूरी इकोलॉजी है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाती हूँ भाई। एक जगह पर एक मुल्क है अमेरिका में, जहां पर वो जो क्या होते हैं ये वुल्व्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, ठीक है। उनके एक्सटिंक्ट होने की वजह से जो शीप्स थी उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। शीप्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो उन्होंने सारी जो खाने की चीजें होती हैं, यानी जो पौधे जड़ी बूटियां वगैरह होती हैं, वो खाना शुरू कर दी। अब जब उन्होंने वो खाना शुरू कर दी तो जड़ी बूटियों के नीचे से जो कीड़े वगैरह वगैरह होते हैं उनकी तादाद भी कम हो गई। जो वो रास्ता बनाते हैं बीवर्स, वो रास्ता यूज करते हैं। अब वो बीवर्स भी वहां से जाना शुरू हो गए। और अब वहां से पास से जो कनाल गुजर रही थी, बीवर्स उसके ऊपर से ना रास्ते बना देते हैं, वो रास्ते बनना बंद हो गए। करते 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 इट केम टू अ लेवल। एक छोटी सी मैं बात कर रही हूँ। इट केम टू अ लेवल जहां पर वो जो नहर है या जो कनाल है, सॉरी, उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। और बर्ड्स भी वहां से जाना शुरू हो गई। एवरीथिंग चेंज्ड अराउंड इट। सही है, तो वो क्या खुदा ने किया था? गॉड डिड नॉट डू इट। समथिंग गॉट एक्सटिंक्ट एंड उसके आगे के पीछे की चीजों ने इवॉल्व करना शुरू कर दिया ना। तो जो थियोरी ऑफ इवॉल्व एवोल्यूशन है, और जो बिग बैंग थ्योरी है, और जो बेसिक सीड की जर्मिनेशन होती है और उससे वो निकलता है, ये सारी चीजों में आपने कैसे साइंस मिस कर दिया? तो जब उसने ये बात की कि भैया साइंस से हम इसकी लॉजिक देने की कोशिश नहीं करेंगे या प्रूव करने की कोशिश नहीं, जावेद अख्तर साहब शुड हैव नॉट गॉन ऑन द बैक फुट। एक तो ये चीज। दूसरा, हो सकता है जावेद अख्तर साहब, जो मुझे उनकी कॉन्वर्सेशन याद आ रही है उसमें वो किसी बिग बैंग थ्योरी का, किसी केमिकल रिएक्शन का या जिक्र करते हैं या नहीं करते, जिसकी वजह से वो इस पूरी कॉन्वर्सेशन को मिस कर गए क्योंकि वो उनकी आदत नहीं थी। लेकिन लुबे पूरी कॉन्वर्सेशन का ये है कि उस डिबेट से मुझे ये समझ में आया दैट देयर इज नॉट अ विनर।
मुझे नहीं लगा कि जावेद अख्तर साहब वाज अ विनर, या मुफ्ती शुमेल वाज अ विनर, या एनी ऑफ देम वाज अ लूजर। और उसकी वजह ये है कि जितने भी रिस्पॉन्सेज दिए जावेद अख्तर साहब ने शुमाइल की बातों के, उनको वो सिर्फ बैंग नहीं कर पाए, उनको हैमर नहीं कर पाए, लेकिन ही डिड रिस्पॉन्ड। और शुमाइल ने भी सारी आर्ग्यूमेंट्स के जवाब नहीं दिए जो उनकी जानिब से रेस किए गए। यस, गजा वाला पार्ट में निकाल दूं या डाल दूं, आइदर वेज उनका जो पॉइंट था उसके पीछे वो ये था कि यार अगर खुदा है और खुदा इंसाफ के लिए आया है और खुदा सबके इंसाफ के लिए आया है, तो एक बच्चा वहां पर भूखा मर रहा है, एक बच्चा अमीर के घर पे पैदा हो रहा है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो ये जो सोशल सिस्टम जो खुदा आम लोगों ने हम सब ने बनाया हुआ है, इस सोशल सिस्टम में तो भाई एक एलीट को फायदा होगा और एक गरीब को नुकसान होगा। तो खुदा तो इन सबसे ऊपर है ना, देन खुदा शुड बी एबल टू कीप द बैलेंस। और अगर ये बैलेंस या इंसाफ मुझे मौत के बाद ही मिलना है, तो मैं उसका क्या करूं? उसका क्या प्रूफ है कि भाई उसके बाद कोई जिंदगी है या आखिरत है? आई थिंक ये बहुत अच्छा दलील और थी उनकी जानिब से। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर आप ये कहते हैं कि आपको नहीं पता कि उसको क्या अजर मिलेगा उस 3 साल की बच्ची को जो यहाँ रेप हो गई है, तो क्या मतलब, क्या अगर उसको हम रोकेंगे तो हम उसे अजर से महरूम करेंगे? ये तो आप हम्म। अग्रेसर को एक तरह से एक लॉजिक फराहम कर रहे हैं कि भाई ये तो इसको अजर मिल जाएगा, वहां अगर मैंने कर भी दिया तो कौन सी बुराई कर दी मैंने। एक तो ये हम्म। बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप ये तो कह रहे हैं कि भाई खुदा आपके रोजमर्रा के अमूर में भी उसका एक हाथ होता है, आप दुआ करते हैं कि यार ये चीज बेहतर हो जाए, ये चीज मुझे कामयाबी मिल जाए। तो अगर खुदा रोजमर्रा के मामूलात में मुलव्विस है या चीजों को ठीक कर रहा होता है, तो भाई वो रोक क्यों नहीं रहा इन बच्चों को? खुदा अगर आप कहते हम्म। हैं कि वो रोजमर्रा के अमूर में उस तरह से आमिल नहीं होता, तो हमें तो ऐसी मजहबी में रिवायतें मिलती हैं। जैसे हमें पता है कि वो आप कहते हैं मजहबी लोग कि बदर के मैदानों में फरिश्ते उतरे थे, 10 विमान का तख्त उठा के इधर से उधर पहुंचा दिया। तो इसका मतलब है अल्लाह के यहाँ ये खुदा रोजमर्रा के उमूर में भी मुदाखलत कर रहे हैं या उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं असरअंदाज हो रहा है, ये दलील का शायद जवाब मुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये खैर करना बहरहाल बेहद पुरानी है, जिसमें जो उनके आर्ग्यूमेंट थे शुमाइल के, उसकी कुछ ना कुछ तैयारी थी, तो उसको लगता था हम्म। तैयारी। अच्छा, मुझे जो मैं पहले बात कर रहा था, मैं भी बात करके मैं करता हूँ कि जो वो मनाजराना अंदाज होता है ना, उसमें आप अगले को मतलब थोड़ा सा डिफेंसिव करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे कुछ नुक्ते हम्म। आप उठा देते हैं जिससे आपके जो हंसी है ना वो खुश होते हैं, भाई वाह वाह क्या इससे बात कर दी। तो ये हम्म। नुक्ते बड़ी अच्छी तरह मुझे शुमाइल साहब ने बहुत अच्छी तरह या। इस्तेमाल। जो मैंने पहली बात की थी, उन्होंने आते के साथ ही कहा कि हम तो महजूद हो रहे हैं। फिर एक दफा उन्होंने डायरेक्ट ये बात कही कि मैं एथिज्म को स्टूपिडिटी समझता हूँ। मतलब ये एक डायरेक्ट आप अटैक कर रहे हैं, एक आप पर्सनल भी हो रहे हैं इस मामले में। एक जगह मुफ्ती साहब कह रहा हूँ, जावेद अख्तर ने कहीं बातों बातों में कहा कि जी वो जैसे हमें पता है कि वो भूमों को जलाया गया था, या जो वो था ग्रैलियो, इसके खिलाफ फैसला हुआ था, तो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि वेटिकन ने फतवा दिया, तो उसे ये भी हाँ। पकड़ लिया कि भाई वेटिकन को फतवे नहीं दे। अबे भाई, जावेद अख्तर का मतलब ज़ाहिर है वो नहीं है, लेकिन जो हमारी वोकैबुलरी में एक चीज है कि जो मजहबी लोग आपके पे इसके फैसला देते हैं वो फतवा होता है। तो वहां भी एक फैसला ही ऐसा हुआ था ना। तो उसने ये बारी पर मुझसे पकड़े, जिससे उसकी तालियां भी पड़ी, और शायद जावेद साहब थोड़े से डिफेंसिव भी हुए। तो उसने हम्म। अपनी इन चीजों का, अपनी इन स्किल्स का या अपनी काबिलियत का अच्छी तरह इस्तेमाल किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको विजडम दे रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो नॉलेज दे रहा है और जावेद अख्तर विजडम दे रहे हैं। मतलब वो फलसफियाना इस्तेलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं, यार बड़ा ऑनेस्टली फलसफा आसान था। तो मुझे वो मुझे इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा था, और जावेद अख्तर साहब दानिश दे रहे थे। तो ये दानिश और इंफॉर्मेशन का जो मुकाबला होता है ना, तो अमूमन इंफॉर्मेशन जीत जाती है। मतलब राइट। अच्छा, नजर ही आता है कि इंफॉर्मेशन जीत आई है। पर्सनली थिंक मुझे मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, जब कोई बंदा मुझे ये बोलेगा ना कि ये तो फतवा नहीं होता, तो वो मुझे स्टुपिडिटी दे रहा है, बिकॉज वो काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा। देखिए, वो सिर्फ बात एग्जैक्टली, करने के लिए ये बात कह बोल रहा लीजिए, था। ये, हाँ, आई वांट टू से कि आपके यार लफ्ज को आपको भी पकड़ रहा है वो। कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है, आपको समझ आ गई कि अगला क्या बात कर रहा है। ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन वो आपको बेसिकली जैसे दो बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं, तो आपस में एक दूसरे को अगर किसी मतलब अब वो तब तक एक दूसरे को मारते हैं जब दूसरा जो है वो छूता रहता है। बच्चों में ये होता है, उसने बाल खींचे वो आपकी शर्ट खींच देगा, उसने ये किया वो ये था। मुझे ऐसा लगा अगले बंदे की बात, मैं क्रिश्चियन हूं ना, तो मुझे समझ में आ गई कि वेटिकन से फतवे का मतलब क्या है। वाई? बिकॉज मैं एक एग्जैक्टली। मुस्लिम सोसाइटी हाँ। में रहती हूँ। राइट। तो तुम एक उधर
तुम्हें नहीं समझ में आ रही कि वो क्या बात है, तो तुम्हें समझ में आई। तो जो तालियां बजाने वाले लोग थे ना, वो भी मुझे बेवकूफ लगे, बिकॉज वो भी सिर्फ इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्होंने मुफ्ती साहब को जीतते हुए देखना था। दो लोगों यार में मैं जब डायरेक्ट तो काउंट, किसी को बेवकूफ नहीं कहूंगा, मतलब उनकी एक राय है। लेट मी हम फिनिश। तो हाँ, ओके। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप जब डिबेट में बैठते हैं ना, आप जीतने और हारने के लिए नहीं बैठते, आप कुछ समझने और समझाने के लिए हाँ, बैठते हैं। होना ही चाहिए। आज हम सारे लोग जब बैठे हुए थे और उस डिबेट को, या कल परसों जब हम उस डिबेट को देख रहे थे और जब सब उस डिबेट के बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे ना, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं एथियस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बीच के लेवल पे खड़ी होती हूँ जहां पर मुझे जो चीजें समझ में आनी है, मुझे पढ़ के समझ आएंगी तो मुझे अपनी अकल से समझ आएंगी। मैं किसी और से कन्विंस तब होंगी जब मुझे उसकी बात एविडेंस के जरिए या लॉजिक के जरिए समझ में आने वाली होगी। अदरवाइज आई विल स्टिक टू दैट पॉइंट, मैं वहां से ना पीछे जाऊंगी ना आगे जाऊंगी। तो वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, खास करके जो मुफ्ती शुमैल साहब के लोग बैठे हुए थे, और इवन सम ऑफ द पीपल जो कि जावेद अख्तर साहब की सपोर्ट के लिए लेट्स से बैठे हुए थे, वो ये सोच कर बैठे हुए थे कि वो आज जीतने के लिए आए हैं। जो जावेद साहब को सपोर्ट कर रहे थे लोग, वो सोच रहे थे कि जावेद साहब तो फाड़ जितना के रख मत करेगा। देंगे। और शमेल साहब के जो लोग आए हुए थे, वो ये थे कि भैया आज जावेद बहुत बड़ा आदमी है, और अगर शुमाइल इसको हरा देगा तो सीन ऑन हो जाएगा। तो जब ऐसे लोग बैठकर डिबेट के अंदर उस, और जो देखने वाले भी हैं माजरत के साथ, जो सोशल मीडिया पे मैंने लोगों को देखा, वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर मुफ्ती शुमाइल साहब ने ये कॉन्वर्सेशन या ये डिबेट जीत लिया है तो उन्होंने पूरी दुनिया के मजाहिब की जो है जंग जीत ली है। ऐसा नहीं है, इट्स अ डिबेट वेयर सम पॉइंट्स आपको समझ आएंगे, सामने वाले को समझ में आएंगे। तो मुझे नहीं लगा, जो आप बात करें ना कि वो नॉलेज बांट रहा था और जावेद अख्तर जो है वो विजडम दे रहा था, मुझे नहीं लगा कि वो नॉलेज बांट रहा था। मुझे लग रहा है कि वो लड़ाई को लड़ाई कर रहा था। मतलब आपने मुझे कोई पॉइंट मारा और मैंने जवाब में आपको कोई पॉइंट मार दिया, अब आपने उसके जवाब में मुझे फिर कोई पॉइंट मार दिया, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। बट मैं उस डिबेट में एंटर नहीं हो रही। आपको जवाब देना था कि भैया वेटिकन के लोगों पर क्यों फतवे लगाए गए। सही है। मतलब, और ये लोग जो है प्रोग्रेसिव नहीं थे। हाँ, वो ये आर्ग्यूमेंट जरूर दे सकता था इसके बजाय कि ये फतवे वाली बात है या फतवे वाली बात नहीं है। उसका आर्ग्यूमेंट वो ये दे सकता था कि जावेद साहब देखिए, हम किसी एक मजहब को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम खुदा की एग्जिस्टेंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और अगर आप ये बात कहते हैं कि किसी बंदे ने किसी रिलीजन के अंदर रहते हुए किसी के साथ बुरा किया तो ये उसका जाती फेल है, दैट डजंट नहीं, मैं डिस्क्राइब मैं कि मैं इफ द मैं गॉड जो नॉलेज एग्जिस्ट की और डजंट मैं जो एग्जिस्ट। नॉलेज की बात कर रहा हूँ ना, वो उसकी इस्तेलाहात जो उसको पता थी। जैसे वो इन्फिनिट रेडियस ऑफ कॉजेस की बात कर रहा है, या वो कंटिजेंसी की बात कर रहा है, या वो डॉगमा डॉगमा की बात कर रहा है कि ये डॉगमेन या डॉगमेटिक बात गैप, आप कर गॉड रहे ऑफ हैं, गैप्स की बात कर रहा है। एक गॉड ऑफ गैप की बात कर रहा है, तो उसके पास जो ये इल्मुल कलाम के ये जो इस्तेलाहात थी, ये उसके पास मौजूद थी। जावेद साहब इसको हम्म। शायद किसी तरह कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, तो इसके मफहूम से वाकिफ थे, लेकिन ये इस्तेलाहात क्या है। अमूमन ये होता है कि आपके पास इस्तेलाहात हो ना तो आप गेम जीत जाते हैं। डॉक्टर हाँ डॉक्टर ऑफ क्यों, कोर्स। उसको ये सारी इस्तेलाहात पता है। फिजिक्स फिजिक्स क्यों है, या फिलोसफर फिलोसफर क्यों है, उसको ये इस्तेलाहात पता है। तो उसको ये इस्तेलाहात पता थी, जो इल्मी इस्तेलाहात हैं जिसके मबाहिस चल रहे हैं। तो जावेद अख्तर साहब तो थोड़े से नावाकिफ लगे मुझे। दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगा कि उनकी सारी जो कॉन्सेप्ट थे, वो या तो बर्नार्ड रसल पे थे, वो या वो रिचर्ड डॉकिंस पे थे, वो इससे पीछे हम्म। कहीं नहीं थे। उनको शायद हम्म। वो अरस्तू के वो दलाइल नहीं पता थे, या इब्ने सीना के उनको दलाइल नहीं पता थे, जो बड़े या मजबूत दलाइल हैं, जो रिचर्ड या डॉकिंस के या जो इसके बर्नार्ड रसल के। ये तो अमूमन हमारी सोसाइटी में फैशन में है कि लोगों को या पता होता है इनकी वो मकबूल किताबें हैं, आपको पता है। और जो गहराई में जाके दलाइल दिए गए हैं जिसके ऊपर बहुत मुश्किल है उनके जवाब मिलना, उनके पास वो शायद दलाइल नहीं थे। इसलिए मुफ्ती साहब हम्म। को पहले से ही पता था कि आपने क्या क्या बातें करनी है। वो पहले ही कह हम्म। चुके थे कि मुझे पता है कि आप इमोशनल आर्गुमेंट देंगे, मुझे वो पता तो है कि आप बैकफुट ये में बात डालने करेंगे। के लिए कह तो रहे थे, वो वो देने के डराने लिए के लिए बिल्कुल कह रहे तैयार थे। था, और जावेद साहब उससे निकले भी। या वो जावेद अख्तर साहब को डराने के लिए, वो अक्सर यार हम भी डिबेट में ये करते रहे हैं। जब डिबेट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और फाइनल टू सामने आ जाते हैं, तो मेरा पहला काम क्या है? पर्सनल अटैक। और वो पर्सनल अटैक ये है कि आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू, मैंने तो ज्यादा अंग्रेजी में डिबेट किया है, तो मेरा मेरा भी पर्सनल पॉइंट यही होता था कि आई नो व्हाट आर यू गोइंग टू से, बट लेट मी पुट इट इन योर माइंड, राइट? तो मैंने तेरे दिमाग में पहले ही डाल दिया।
he just used the similar, we do that in debating. तो जब फाइनलाइज होने जाती है कोई भी डिबेट और दो लोग आमने सामने आते हैं, पर्सनल अटैक पर लिमिटेड आपका होता है कि आप बार बार मारते रहते हैं, थोड़ा सा जख्म देते रहते हैं ताकि सामने वाला बैकफुट पे चला जाए। और अगर कोई, अच्छा अब वहां पर तो दोनों लोग चूंकि डिबेट करने के लिए आते हैं, जब डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, तो वो उसको पता होता है कि ये मेरे साथ ये करने जा रहा है, राइट। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने सोचा था कि तरीके की बात होगी, कुछ वो कहेगा वो मैं कहूंगा, उनको थोड़ी पता था कि आगे डिबेटर खड़ा हुआ है, तो आई थिंक ही वाज नॉट रेडी फॉर इट। या आई एग्री विद दैट। अच्छा, सिर्फ इसमें एक चीज है जिसमें मजहबी लोगों की शिकस्त हुई है, वो ये हुई है कि खुदा की मौजूदगी में सवाल उठा। मतलब यहाँ तो ऐसी पॉसिबल नहीं हुई है भाई, जहाँ है तो है, पक्का है खुदा, ये सवाल कैसे उठ सकता है, ये डिबेट कैसे हो सकती है ना। तो ये मजहबी लोगों की इसमें शिकस्त है, और अब ये डिबेट रुकेगी नहीं, ये बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। बाय। बाय।